जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज आपकी 6 तारीख है, जो कि आज आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि फिर 7 तारीख को आप सभी का सीटेट का पेपर है। आप सभी टेंशन फ्री होकर जाइएगा, आराम से पेपर दीजिएगा। थोड़ा समय को देखकर अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से पूर्ण पेपर कर सकेंगे। जिन लोगों का टाइम छूट जाता है वो पहले उस भाग को करेंगे जो उन्हें अच्छे से आता है, जहाँ पे वो समय बचा सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। निर्देश आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब ऑप्शन को देखते हैं। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। इन चारों विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वह क्या है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की एक कक्षा में एक शिक्षक जो है वह बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो शिक्षक जो है वो क्या चाहेगा कि जो उसके बच्चे हैं सवाल के आंसर जो दे, उत्तर दे, वो बंधे बंधाए ना हो, यानी हमारा विकल्प जो है वह सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो केवल, मात्र ये सब होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। तो यानी ए सी डी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। जो बच्चे हैं वे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है? बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हमें हर हाल में
बच्चे को ध्यान में रख कर ही उत्तर देना होता है। और बच्चा कैसा होता है? बच्चा हमेशा सीखने के उद्देश्य से ही आता है और कुछ ना कुछ वो जानता भी रहता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना। अगला ऑप्शन, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। अगला ऑप्शन, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला ऑप्शन, अपनी बात कहना सीखना। तो सही उत्तर क्या होगा? भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य होता है वह होता है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अब भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वह है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है। मौखिक परीक्षा से संभव है, पोर्टफोलियो से संबंधित है, उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित है या लिखित परीक्षा से संबंधित है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किससे संबंधित होता है? आप सभी ने इतना पढ़ लिया है कि आपको पता है पोर्टफोलियो से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, यानी साधन है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है। तो देखिए, एकमात्र साधन दिया गया है, तो इसलिए भाषा सीखने के एकमात्र संसाधन दिया गया है। क्या संसाधन? तो ऐसा नहीं है। क्या है? पाठ्य पुस्तकें एक साधन के रूप में होती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है या साधक है? साधक है। तो क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। क्या है? साधक हैं। क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख। तो आप सभी सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा क्या हो जाएगा कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन सी हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। केवल आ गए, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा आकलन के तरीके मात्र, अब मात्र शब्द आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं।
केवल शिक्षण पद्धति है। तो देखिए यहाँ पर केवल आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही विकल्प क्या होगा कि भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर केवल आ गया। अब देखते हैं आगे, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मातृभाषा के ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या है सही उत्तर हमारा उपयुक्त तो क्या होगा? ऑप्शन बी देखते हैं कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। संदर्भ परख प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो हमारा भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे जांचना चाहिए या आंका जाना चाहिए? संदर्भ परक क्या? संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। बी है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब आते हैं, अब आपको एक कविता दिया गया है, इस कविता को पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है, जो कि क्वेश्चन है 106 से लेकर 111 तक के क्वेश्चनों को इस कविता के माध्यम से हल करना है। इस कविता को आप भी पढ़िएगा। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। अब चांदी की रेखा सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। तो उम्मीद है आप सभी ने भी इस कविता को पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव बताना है। इस पंक्ति का भाव बताना है। तो क्या है? विपत्ति के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद
आकाश आता है। काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यानी विपत्ति के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विपत्ति के बीच में आशा की किरण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक हैं डैश के, जातिगत व मनुष्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के या गर्मी से मुक्ति के। तो यहाँ पर काले बादल किसके प्रतीक हैं? जातिगत व मनुष्य, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो काले बादल में रहती चांदी की रेखा में क्या है? श्लेष अलंकार है, जहाँ श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कोई एक शब्द होगा, एक शब्द से कई अर्थ निकलते रहेंगे, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो ना हो उसका चयन करना है। जलद, घन, पयोधर, जलज। तो यहाँ पर जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा जलज। क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। तो जलज जो है यहाँ कमल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? परतंत्रता, यानी गुलाम, पराधीनता, परतंत्रता या परतंत्र। तो क्या हो जाएगा? परतंत्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को या बादलों को? तो कवि क्या सुनने देखने कह रहा है? आशा की किरण को देखने की बात कहता है। अब आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, लेकिन यह गद्यांश इस पेज पर पूर्ण नहीं होगा, अगले पेज पर गद्यांश पूर्ण होगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद 112 से लेकर 120 तक के क्वेश्चनों को हल करना है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो अब आप सभी इस गद्यांश को पढ़िएगा। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थीं? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थीं। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्था की स्थापना की। संस्था का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। आगे गद्यांश अगले पेज पर है।
थी। इसके बाद है, मेरे मन में संशय उठने लगे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कट कर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, इसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो जो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। यह क्या था? एक तीर्थ यात्रा था जो कि व्यक्ति घूमने जा रहा था। ये किसकी रचनाएं के अंतर्गत आया था? स्रोत कहाँ से लिया गया है? भीष्म साहनी का। इससे संबंधित अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? उन्हें केवल अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। तो सही विकल्प क्या होगा कि उस समाजकारी तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। तो सही विकल्प क्या होगा कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की, संस्थापक की? किसकी थी?
उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की थी। किसकी? सभी लोगों की थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? हमें उस शब्द का चयन करना है जिसमें आत्म उपसर्ग ना हो। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है, लेकिन यह किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो आत्म सम्मान, आत्ममीय, परमात्मा, आत्मनिर्भर। तो इसमें परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है, क्या कारण है? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। यहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। डी है, तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो क्या है? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो विकास केंद्र वो लोग चला रहे थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शताब्दी डैश समास का उदाहरण है, यानी शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो शताब्दी में, शताब्दी शत मतलब 100, शताब्दी 100 यानी द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला शब्द संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होगा जहाँ पर पहला शब्द, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है? जब भी उस शब्द का समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह निकल कर बाहर आएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि वह शब्द ही पूरा पूरा अव्यय हो जाता है और इसका प्रथम पद प्रमुख होता है। अगर ट्रिक के माध्यम से समझें तो कोई भी शब्द होगा उसके पहले हमें उपसर्ग नज़र आए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। फिर आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं, या यूँ कह लें कि नहीं सॉरी, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका एक अलग अर्थ निकलता है। या यूँ हम कह लें किसी भी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द होंगे तो वह क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते थे या नहीं देते हैं। गांधी जी किस चीज़ को मान्यता नहीं देते? कर्मठता, अकर्मण्यता, सादापन या आत्मनिर्भरता। तो गांधी जी किसको नहीं देते थे? अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा का उदाहरण नहीं है। स्वावलंब, अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता। तो जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है वह है अनुशासित। क्या? अनुशासित शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये रहा हमारा आज का 30वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? उपयोगी शब्द का विलोम शब्द है। उपयोगी शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। क्या होगा? अनुपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगिता या अउपयोगिता। तो उपयोगी शब्द का जो विलोम शब्द होगा अनुपयोगी हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा
ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी हमेशा क्लास में बने रहिएगा, साथ दीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए साथियों को जोड़िएगा भी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।